वेलकम बैक। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल्स, डिवाइस ड्राइवर्स और लो लेवल सिस्टम डिजाइन के हमारे इस सफर में यहां तक पहुंच चुके हैं, तो आपने पहले ही इस बात की एक अच्छी समझ बना ली है कि सॉफ्टवेयर फिजिकल हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हमने कर्नेल मॉड्यूल्स लिखे हैं, पेज टेबल्स को इंस्पेक्ट किया है और असेंबली इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज किया है। लेकिन जैसे जैसे हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट इंजन्स और आखिरकार जीपीयू प्रोग्रामिंग की मैसिवली पैरेलल दुनिया को समझने की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक डर्टी सीक्रेट का सामना करना होगा। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिससे कंप्यूटर हार्डवेयर डिजाइनर्स पिछले 4 डिकेड्स से भी ज्यादा समय से जूझ रहे हैं, और ये आपके द्वारा लिखे जाने वाले प्रोडक्शन C++ की हर सिंगल लाइन को शेप देता है। सीक्रेट यह है कि आपका सीपीयू बेहद स्पेक्टेक्युलरली फास्ट है, लेकिन यह अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से बोर होकर डेटा के आने का इंतजार करने में बिता देता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक कस्टम बिल्ट हाइपरकार है जो सिर्फ 2 सेकंड्स में 0 से 200 माइल्स पर ओवर की स्पीड पकड़ सकती है। यह मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक अजूबा है जो ट्विन टर्बोचार्ज्ड सिस्टम्स और प्रिसिजन एरोडायनामिक्स से लैस है। अब इमेजिन कीजिए कि इस हाइपरकार में फ्यूल भरने का इकलौता तरीका इसे एक सिंगल लेन वाले कच्चे रास्ते से किसी दूर के गैस स्टेशन पर ले जाना है, जहां डिलीवरी ट्रक 5 माइल्स पर ओवर की स्पीड से चलता है। चाहे आपका इंजन कितना भी पावरफुल क्यों न हो, आपकी कार की टॉप स्पीड आखिरकार इस बात से तय होती है कि आप कितनी तेजी से टैंक में फ्यूल डाल सकते हैं। मॉडर्न कंप्यूटिंग में आपके सीपीयू के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स यानी एएलयूएस हाइपरकार हैं, और आपके सिस्टम की मेन मेमोरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी डीआरएम वह धीमा कच्चा रास्ता है। रॉ कंप्यूटेशन स्पीड और डेटा ट्रांसफर स्पीड के बीच के इस स्ट्रक्चरल मिसमैच को वॉन न्यूमैन बॉटलनेक के रूप में जाना जाता है। इस सेक्शन में हम इस प्रॉब्लम की हिस्टोरिकल, फिजिकल और आर्किटेक्चरल रूट्स को समझने वाले हैं। हम उस एग्जैक्ट साइकिल बाय साइकिल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे जो एक प्रोसेसर पे करता है जब उसे मेन मेमोरी से डेटा फेच करना होता है। इस रियलिटी को लो लेवल असेंबली और वर्चुअल मेमोरी ट्रांसलेशन के हमारे पिछले काम से वापस कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इस बॉटलनेक को समझना हाई परफॉर्मेंस C++ और जीपीयू कर्नल एग्जीक्यूशन को मास्टर करने के लिए एब्सोल्यूट प्रीरेक्विजिट क्यों है। सेक्शन ब्रेक, द हिस्टोरिकल ओरिजिन, जॉन वॉन न्यूमैन और द शेयर्ड बस। ये समझने के लिए कि हमारे कंप्यूटर इस तरह क्यों बने हैं, हमें 1945 में वापस जाना होगा। मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने एक सेमिनल पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द ईडीवीएसी। इस रिपोर्ट में वॉन न्यूमैन ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के लिए एक थ्योरेटिकल आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब किया। इससे पहले कि यह कॉन्सेप्ट आया, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेज जैसे कि इनिएक हार्डवायर्ड थे। अगर आप उस प्रोग्राम को बदलना चाहते थे जिसे कोई कंप्यूटर रन कर रहा था, तो आपको फिजिकली स्विचेस को फ्लिप करना पड़ता था, केबल्स को रीरूट करना पड़ता था और सर्किट्स को रीबिल्ड करना पड़ता था। वॉन न्यूमैन ने एक ब्रिलियंटली सिंपल आइडिया इंट्रोड्यूस किया जो था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए डिफरेंट हार्डवेयर बनाने के बजाय क्यों न प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को ठीक उसी मेमोरी स्पेस में स्टोर किया जाए जिसमें वह डेटा है जिस पर प्रोग्राम ऑपरेट करता है। क्लासिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक सिस्टम में 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट सीयू और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू होता है। एक मेन मेमोरी यूनिट जो इंस्ट्रक्शंस कोड और डेटा दोनों को स्टोर करती है, और आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए इनपुट या आउटपुट आई या ओ इंटरफेसेज। यह डायग्राम क्लासिकल वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिखाई गई है जिसमें एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जो मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक सिंगल सिस्टम बस शेयर करती है जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों को स्टोर करती है। इस डिजाइन का की फीचर यह है कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा एक ही शेयर्ड बस के जरिए मूव करते हैं। किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को पहले बस के जरिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना होगा, इसे डिकोड करना होगा, और फिर अगर उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से किसी वेरिएबल को रीड करने की जरूरत है तो उसी बस के जरिए डेटा को फेच करना होगा। उस समय यह एक मैसिव ब्रेकथ्रू था। इसने कंप्यूटर को फ्लेक्सिबल, प्रोग्रामेबल और मैन्युफैक्चर करने में बहुत सस्ता बना दिया। हालांकि हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स ने जल्दी ही एक अल्टरनेटिव मॉडल पर ध्यान दिया जो था हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर के नाम पर रखे गए इस डिजाइन में इंस्ट्रक्शंस और डेटा के लिए फिजिकली अलग अलग मेमोरी स्पेस और अलग अलग बसेस का इस्तेमाल होता है।
एक हार्वर्ड मशीन ठीक उसी समय एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकती है और एक डेटा मेमोरी लोकेशन को रीड कर सकती है, क्योंकि सिग्नल्स अलग अलग फिजिकल वायर्स के जरिए ट्रैवल करते हैं। हालांकि प्योर हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स स्पेशलाइज्ड माइक्रोकंट्रोलर्स और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स यानी डीएसपीस में बचे रहे, लेकिन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग वॉन न्यूमैन मॉडल या यूनिफाइड मेमोरी स्पेसेस के साथ खड़ी रही, क्योंकि रैम के एक सिंगल फिजिकल पूल को मैनेज करना मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चूंकि कोड और डेटा मेमोरी के लिए एक ही एक्सेस चैनल शेयर करते हैं, इसलिए थ्रूपुट उस सेंट्रल मेमोरी चैनल की बैंडविड्थ और लेटेंसी से पूरी तरह से लिमिटेड होता है। इसी फंडामेंटल थ्रूपुट लिमिट को हम वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहते हैं। सेक्शन ब्रेक। द वाइडनिंग गल्फ मूर्स लॉ मीट्स द मेमोरी वॉल। मिड 20th सेंचुरी में वॉन न्यूमैन बॉटलनेक ज्यादातर एक थियोरिटिकल कंसर्न था। शुरुआती वैक्यूम ट्यूब्स और प्रिमिटिव ट्रांजिस्टर्स स्लो थे और एक प्रोसेसर को लॉजिकल गेट ट्रांजिशन को एग्जीक्यूट करने में लगभग उतना ही समय लगता था जितना मेमोरी को एक बिट रिट्रीव करने में लगता था। सिस्टम बैलेंस्ड था। फिर आया सिलिकॉन रेवोल्यूशन। लेट 1970s से लेकर 2000s के दौरान सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जिसे गॉर्डन मूर के इस फेमस ऑब्जर्वेशन से ट्रैक किया गया कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर ट्रांजिस्टर काउंट्स लगभग हर 2 ईयर्स में डबल हो जाते हैं। क्रूशियली जैसे जैसे ट्रांजिस्टर्स छोटे होते गए, वे काफी ज्यादा फास्ट होते गए। सीपीयू डिजाइनर्स ने इसका फायदा उठाकर क्लॉक फ्रीक्वेंसीज को शुरुआती आईबीएम पीसी के कुछ मेगाहर्ट्ज यानी एमएचजेड से बढ़ाकर मॉडर्न प्रोसेसर्स में कई गीगाहर्ट्ज यानी जीएचजेड तक पहुंचा दिया। रॉ क्लॉक रेट्स के साथ साथ आर्किटेक्ट्स ने हाइपर सोफिस्टिकेटेड एग्जीक्यूशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की। इंस्ट्रक्शन लेवल पाइपलाइनिंग, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को अलग अलग स्टेजेस में तोड़ती है, जैसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, ताकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली प्रोसेस किया जा सके। सुपरस्केलर एग्जीक्यूशन, जो सीपीयू को मल्टीपल पैरेलल एएलयूज से इक्विप करता है ताकि ये एक सिंगल क्लॉक साइकिल में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को इश्यू और कंप्लीट कर सके। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ओई, जो इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के रिजॉल्व होने का वेट करते समय एग्जीक्यूशन यूनिट्स को बिजी रखने के लिए इंस्ट्रक्शंस को डायनेमिकली ऑन द फ्लाई रीऑर्डर करता है। इन इनोवेशंस की वजह से सीपीयू कंप्यूट परफॉर्मेंस एक इनक्रेडिबल रेट से बढ़ी, जो हिस्टोरिकली डिकेड्स तक लगभग 50% पर ईयर के हिसाब से स्केल हो रही थी। अब इसी सेम टाइम फ्रेम के दौरान डीरैम के साथ क्या हुआ? मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स ने एक बहुत ही डिफरेंट इकोनॉमिक और फिजिकल रियलिटी का सामना किया। जहां सीपीयू डिजाइनर्स ने लेटेंसी और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्टिमाइज किया, वहीं मेमोरी मार्केट ने मुख्य रूप से कैपेसिटी, डेंसिटी और कॉस्ट पर गीगाबाइट के लिए ऑप्टिमाइज किया। डायनेमिक रैम बिट्स को सिंगल ट्रांजिस्ट के साथ पेयर्ड टाइनी कैपेसिटर्स के अंदर माइन्यूट इलेक्ट्रिकल चार्जेस के रूप में स्टोर करता है। इन कैपेसिटर्स को श्रिंक करने के साथ साथ बिना लीक हुए लंबे समय तक चार्ज होल्ड करने की उनकी एबिलिटी को बनाए रखने के लिए केयरफुल फिजिकल कॉम्प्रोमाइज की जरूरत होती है। इसके रिजल्ट के रूप में जहां डीरैम कैपेसिटी मिलियंस ऑफ टाइम्स एक्सपैंड हुई, वहीं डीरैम एक्सेस लेटेंसी एक स्लगिश क्रॉल की तरह इंप्रूव हुई, जो रफली 7% पर ईयर थी। यह डायग्राम मेमोरी वॉल के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जो सीपीयू कंप्यूट स्पीड और डीरैम लेटेंसी के बीच बढ़ते हुए परफॉर्मेंस गैप को दिखाता है, जहां सीपीयू कंप्यूट स्पीड साल लगभग 50% बढ़ती है और डीरैम लेटेंसी 1980 से लेकर प्रेजेंट तक हर साल सिर्फ लगभग 7% ही इंप्रूव होती है। मिड 1990s तक ये दो डाइवर्जेंट ग्रोथ कर्व्स एक दूसरे से काफी दूर जा चुके थे। रिसर्चर्स विलियम वुल्फ और सैली मैकी ने फॉर्मली द मेमोरी वॉल टर्म कॉइन किया ताकि उस थ्रेशोल्ड को डिस्क्राइब किया जा सके जहां मेमोरी एक्सेस लेटेंसी सिस्टम परफॉर्मेंस में डोमिनेंट लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है। इस वॉल के पार सीपीयू कोर को ट्वाइस एज फास्ट बनाना या अधिक अरिथमेटिक पाइपलाइंस ऐड करने से ऑलमोस्ट जीरो रियल वर्ल्ड स्पीड अप मिलता है, क्योंकि सीपीयू अपने लगभग सभी क्लॉक साइकिल्स आइडल बैठकर डीरैम कंट्रोलर से रिस्पॉन्स का वेट करने में स्पेंड करता है। सेक्शन ब्रेक। मैथ टाइम अनकैश्ड मेमोरी रीड की प्राइस कैलकुलेट करना। एक रनिंग प्रोग्राम के लिए इसका क्या मतलब है, इसे समझने के लिए चलिए सीपीयू क्लॉक साइकिल्स वर्सेस मेमोरी लेटेंसी के रॉ मैथ को समझते हैं। सिस्टम्स आर्किटेक्ट्स के तौर पर हमें मेमोरी स्पीड के बारे में कभी भी फास्ट या स्लो जैसे वेग टर्म्स में बात नहीं करनी चाहिए। हम इसे पिकोसेकंड्स, नैनोसेकंड्स और साइकिल काउंट्स में मेजर करते हैं। चलिए एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडर्न वर्कस्टेशन सीपीयू लेते हैं
जो 4.5 गीगाहर्ट्ज की मॉडेस्ट क्लॉक स्पीड पर रन कर रहा हो। स्टेप 1 सीपीयू क्लॉक साइकिल टाइम कैलकुलेट करना। एक सिंगल क्लॉक साइकिल का ड्यूरेशन यानी टी साइकिल क्लॉक फ्रीक्वेंसी यानी एफ का रेसिप्रोकल होता है। टी सबस्क्रिप्ट साइकिल इक्वल्स 1 ओवर एफ जो इक्वल्स है 1 ओवर 4.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 हर्ट्ज जो अप्रोक्सीमेटली है 0.22222 टाइम्स 10 द पावर ऑफ नेगेटिव 9 सेकंड्स जो इक्वल्स है 0.222 नैनोसेकंड्स या ns। दूसरे शब्दों में हमारे प्रोसेसर की इंटरनल क्लॉक के एक सिंगल टिक में रफली 222 पिकोसेकंड्स लगते हैं। 222 पिकोसेकंड्स को पर्सपेक्टिव में समझने के लिए लाइट वैक्यूम में रफली 30 सेंटीमीटर्स या 1 फुट पर नैनोसेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। एक सिंगल 4.5 गीगाहर्ट्ज क्लॉक साइकिल में लाइट केवल लगभग 6.6 सेंटीमीटर्स या 2.6 इंचेस ही ट्रैवल कर सकती है। सीपीयू सिलिकॉन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वैक्यूम में लाइट की स्पीड से भी स्लो मूव करती है। प्रोसेसर इतनी तेजी से साइकिल कर रहा है कि मदरबोर्ड पर फिजिकल डिस्टेंस एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट बन जाता है। स्टेप 2 मॉडर्न डी रैम लेटेंसी को मेजर करना। अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हमारा सीपीयू डेटा के एक चंक को रिक्वेस्ट करता है जो मेन मेमोरी यानी डी रैम में बाहर मौजूद होता है। जब कोई मेमोरी एड्रेस इंटीग्रेटेड मेमोरी कंट्रोलर IMC पर पहुंचता है तो कंट्रोलर को मदरबोर्ड पर कॉपर ट्रेस लाइंस के जरिए फिजिकल डी रैम डिम स्टिक्स को कमांड सिग्नल्स भेजने होते हैं। इसके बाद मेमोरी मॉड्यूल को इंटरनल फिजिकल एक्शंस की एक सीरीज परफॉर्म करनी होती है। रो एड्रेस स्ट्रोब RAS डी रैम बैंक में मेमोरी सेल्स की सही रो को एक्टिवेट करना। कॉलम एड्रेस स्ट्रोब CAS लेटेंसी उस एक्टिव रो के अंदर एग्जैक्ट कॉलम को सिलेक्ट करना। प्रीचार्ज और चार्ज रेस्टोरेशन उन फेंट कैपेसिटिव चार्जेस को रिस्टोर करना जो रीड प्रोसेस के दौरान ड्रेन हो गए थे। मॉडर्न हाई स्पीड DDR5 मेमोरी के हाई डेटा रेट्स पर रन होने के बाद भी टोटल एक्सेस लेटेंसी उस मोमेंट से जब CPU एक अनकैश्ड मेमोरी एड्रेस रिक्वेस्ट करता है उस मोमेंट तक जब फर्स्ट डेटा बाइट वापस रजिस्टर फाइल पर पहुंचता है टिपिकली अराउंड 50-70 नैनोसेकंड्स होती है। चलिए थोड़े जेनरस बनते हैं और अज्यूम करते हैं कि एक फास्ट ट्यून्ड DRAM सब सिस्टम है जिसकी ओवरऑल लेटेंसी 60 नैनोसेकंड्स है। ### स्टेप 3 कॉलन कैलकुलेट द वेस्टेड साइकिल्स ब्रैकेट ओपन द पाइपलाइन स्टॉल ब्रैकेट क्लोज। अब CPU उस 60 नैनोसेकंड रीड के कंप्लीट होने का वेट करते हुए कितने इंटरनल क्लॉक टिक्स वेस्ट करता है। स्टॉल साइकिल्स इक्वल्स DRAM लेटेंसी डिवाइडेड बाय CPU साइकिल टाइम जो इक्वल्स है 60 नैनोसेकंड्स डिवाइडेड बाय 0.2222 नैनोसेकंड्स पर साइकिल जो अप्रोक्सीमेटली है 270.27 साइकिल्स। 270 क्लॉक साइकिल्स। सोचिए इसका क्या मतलब है। अगर एक C++ पॉइंटर डी रेफरेंस का रिजल्ट एक रॉ DRAM फेच होता है तो आपका CPU कोर रफली 270 साइकिल्स के लिए स्टिल रहता है। अब सुपरस्केलर एग्जीक्यूशन को भी फैक्टर इन करें। मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस x86-64 कोर्स ब्रैकेट ओपन जैसे इंटेल कोर या AMD जेन आर्किटेक्चर्स ब्रैकेट क्लोज के पास वाइडर पाइपलाइंस होती हैं जो पर साइकिल 4 से 8 इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने में कैपेबल होती हैं। अगर आपके प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन विड्थ 4 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल है कॉलन वेस्टेड इंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज इक्वल्स 270 साइकिल्स टाइम्स 4 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल जो इक्वल्स है 1080 पोटेंशियल इंस्ट्रक्शंस। लोकल फास्ट स्टोरेज में डेटा मिस करके और मेन मेमोरी से रीड फोर्स करके आपने 1000 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने की अपॉर्चुनिटी सैक्रिफाइस कर दी है। CPU के पर्सपेक्टिव से मेन मेमोरी से डेटा फेच करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसी रूम में मौजूद किसी इंसान से क्वेश्चन पूछना, लेकिन उनका टेक्स्ट बैक पाने के लिए आपको 6 मंथ्स का वेट करना पड़े। सेक्शन ब्रेक कनेक्टिंग द डॉट्स कॉलन बेयर मेटल स्टैक लोकेलिटी और पेज टेबल बॉक्स। ये मेमोरी रियलिटी किसी वैक्यूम में एक्सिस्ट नहीं करती। ये डायरेक्टली हर उस चीज को इम्पैक्ट करती है जो हमने अब तक इस बुक में सीखी है। आइए ट्रेस करते हैं कि कैसे वॉन न्यूमन बॉटलनेक हमारे लो लेवल बेयर मेटल रियलिटीज स्टैक फ्रेम्स और कर्नेल वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन के पिछले डिस्कशंस के साथ इंटरसेक्ट करता है। कनेक्शन 1 कॉलन बेयर मेटल रियलिटीज ब्रैकेट ओपन चैप्टर 1.1 ब्रैकेट क्लोज। चैप्टर 1.1 में वापस हमने एम्फसाइज किया था कि मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स कोई एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल इंजन नहीं है, वे फिजिकल डिवाइसेज हैं जो थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रॉन प्रोपेगेशन, डिलेज और ट्रेस लेआउट्स से बाउंड हैं। जब आप लो लेवल C+ कोड लिखते हैं तो आपको लग सकता है कि आपके वेरिएबल्स रजिस्टर्स या सिंपल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स में रहते हैं,
लेकिन बेयर मेटल लेवल पर आपका कोड एक हार्डवेयर टोपोग्राफी पर काम करता है। रजिस्टर्स सीधे एग्जीक्यूशन यूनिट्स के अंदर होते हैं, 0 साइकिल डिले के साथ। सिस्टम मेमोरी कुछ इंच की दूरी पर फिजिकल सर्किट बोर्ड्स पर होती है, जो बारीक कॉपर ट्रेसेस के जरिए जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड की स्पेशियल रियलिटी सीधे सिस्टम लेटेंसी को तय करती है। कनेक्शन टू स्टैक एग्जीक्यूशन स्पीड चैप्टर 3.1। चैप्टर 3.1 में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट्स और स्टैक एलोकेशन को एक्सप्लोर किया था, और यह नोट किया था कि स्टैक पर एलोकेटेड फंक्शन लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करना मैलॉक या न्यू के जरिए बनाए गए हीप एलोकेटेड डेटा की तुलना में बहुत ज्यादा तेज होता है। अब हम इसका सटीक आर्किटेक्चरल कारण देख सकते हैं। कॉल स्टैक अविश्वसनीय स्पेशियल और टेम्पोरल लोकेलिटी दिखाता है, क्योंकि स्टैक फ्रेम्स को मेमोरी के एक सख्त कंटिग्यूअस रीजन में पुश और पॉप किया जाता है। इसलिए आपके लोकल वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने वाले फिजिकल मेमोरी एड्रेसेस को बार बार रीड और रीराइट किया जाता है। नतीजतन स्टैक डेटा लगभग हमेशा ALU के ठीक बगल में छोटे बेहद तेज हार्डवेयर स्टोरेज के अंदर हॉट रहता है। इसके विपरीत हीप एलोकेशंस अक्सर फ्रैगमेंटेड मेमोरी रीजन्स में जंप करते हैं। अगर आप एक लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, जहां हर नोड ऑब्जेक्ट को न्यू नोड के जरिए हीप पर इंडिपेंडेंटली एलोकेट किया गया था, तो हर पॉइंटर डीरेफरेंस नोड इक्वल्स नोड लीड्स टू नेक्स्ट CPU को मेमोरी में एक अनप्रेडिक्टेबल दूर के एड्रेस पर जंप करने के लिए मजबूर करता है। अगर वे नोड्स कैश्ड नहीं हैं, तो आपका CPU लूप के हर एक स्टेप पर उस 270 साइकिल DRAM वॉल को हिट करता है। यह कंपैरिजन एक लिंक्ड लिस्ट और एक कॉन्टिग्यूअस वेक्टर को ट्रैवर्स करने के बीच के परफॉर्मेंस डिफरेंस को दिखाता है। फर्स्ट अप्रोच वन नोड से दूसरे नोड तक पॉइंटर्स को फॉलो करती है, जिससे सिग्निफिकेंट डिले हो सकता है क्योंकि प्रोसेसर अनकैश्ड मेमोरी के लिए वेट करता है। सेकंड अप्रोच मेमोरी में साइड बाय साइड स्टोर किए गए एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करती है, जिससे सिस्टम एडजेसेंट डेटा को प्रीफेच कर पाता है और लूप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर पाता है। कनेक्शन 3 वर्चुअल मेमोरी और द पेज टेबल वॉक चैप्टर 15.4। मेमोरी बॉटलनेक तब और भी गंभीर हो जाता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को मिक्स में लाते हैं। चैप्टर 15.4 में हमने MMUs यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट्स और वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन को डिमिस्टिफाई किया था। हमने सीखा था कि सॉफ्टवेयर कभी भी डायरेक्टली फिजिकल DRAM एड्रेसेस के साथ काम नहीं करता है। C++ में हर पॉइंटर एक वर्चुअल एड्रेस होता है, जिसे मेमोरी रीड होने से पहले हार्डवेयर MMU द्वारा फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। एक 64 बिट OS के तहत, जैसे x86 64 लॉन्ग मोड में, वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन एक 4 लेवल पेज टेबल हायरार्की का यूज करता है। PGD लीड्स टू PP4D लीड्स टू PUD लीड्स टू PMD लीड्स टू PT। अब इमेजिन कीजिए कि क्या होता है अगर CPU एक वर्चुअल मेमोरी एड्रेस को रीड करने का प्रयास करता है और उस एड्रेस का ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी TLB में प्रेजेंट नहीं होता है, जिसे TLB मिस के रूप में जाना जाता है। वर्चुअल एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए हार्डवेयर MMU को एक पेज टेबल वॉक परफॉर्म करना होगा। लेवल 4 टेबल एड्रेस का पता लगाने के लिए मेमोरी में पेज ग्लोबल डायरेक्टरी यानी PGD को रीड करें, मेमोरी में पेज अपर डायरेक्टरी यानी PUD को रीड करें, मेमोरी में पेज मिडल डायरेक्टरी यानी PMD को रीड करें। फिजिकल पेज फ्रेम एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेमोरी में पेज टेबल एंट्री यानी PTE को रीड करें, और फाइनली रिक्वेस्टेड डेटा वेरिएबल का एक्चुअल रीड परफॉर्म करें। यह डायग्राम वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन के दौरान एक ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर मिस के परफॉर्मेंस इम्पैक्ट को दिखाता है। यह उन सीक्वेंशियल स्टेप्स को आउटलाइन करता है जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आखिरकार रिक्वेस्टेड डेटा को रिट्रीव करने से पहले मेन मेमोरी में पेज टेबल्स के मल्टीपल लेवल्स को ट्रेवर्स करके एक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए लेती है। ये विजुअलाइजेशन इस मल्टी स्टेप मेमोरी एक्सेस प्रोसेस की वजह से होने वाली सिग्निफिकेंट लेटेंसी और वेस्टेड प्रोसेसर साइकिल्स को हाईलाइट करता है। अगर इनमें से कोई भी पेज टेबल स्ट्रक्चर कैश्ड नहीं है, तो एक वर्चुअल पॉइंटर को डीरेफरेंस करने का प्रयास करने वाली C+ कोड की एक सिंगल लाइन सिर्फ एक 60 नैनोसेकंड का DRAM स्टॉल ही पैदा नहीं करती, बल्कि यह लगातार 5 सीक्वेंशियल DRAM एक्सेस पेनल्टीज को ट्रिगर कर सकती है। यानी रैम से एक सिंगल इंटीजर रीड करने के लिए ही 300 नैनोसेकंड तक या 1300 से ज्यादा CPU साइकिल्स वेस्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डेवलपर्स लेवल मेमोरी लेआउट, TLB मैनेजमेंट और पेज अलाइनमेंट के बारे में इतनी गहराई से सोचते हैं। जब वर्चुअल मेमोरी लोरी लेयर्स इन्वॉल्व्ड होती हैं, तो वॉन न्यूमैन बॉटलनेक का मैथमेटिकल ओवरहेड तेजी से कंपाउंड होता है। सेक्शन ब्रेक, ब्रिजिंग द गैप,
हाउ हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स फॉट बैक। अगर मेन मेमोरी इतनी डेवास्टेटिंगली स्लो है तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर आखिर फंक्शन कैसे करता है। हम हाई फ्रेम रेट गेम इंजन्स, कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ओएस कर्नल्स और मैसिव डेटाबेस क्वेरीज कैसे रन कर सकते हैं अगर हर मेमोरी रीड के लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ साइकिल्स की कॉस्ट चुकानी पड़े। कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि वे डीरैम की फिजिकल डिस्टेंस या कैपेसिटिव लेटेंसी लिमिटेशंस को ओवरनाइट फिक्स नहीं कर सकते, तो इसके बजाय उन्होंने एक फंडामेंटल स्ट्रेटजी अपनाई जो थी लेटेंसी को मास्क करना। हार्डवेयर इंजीनियर्स ने डायरेक्टली प्रोसेसर डाई पर कई क्लेवर आर्किटेक्चरल मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए। आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ओ जब कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी स्टॉल पर हिट करता है तो सीपीयू का एग्जीक्यूशन बस वहां खाली बैठकर हाथ पर हाथ धरे नहीं रहता। अगर वह कुछ कर सकता है तो एक आउट ऑफ ऑर्डर इंजन इंस्ट्रक्शन क्यू में आने वाले इंस्ट्रक्शंस को स्कैन करता है। अगर इसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो मिसिंग मेमोरी डेटा पर डिपेंड नहीं करते हैं तो ये उन्हें आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है, जबकि मेमोरी कंट्रोलर डीरैम के रिस्पॉन्ड करने का वेट करता है। हार्डवेयर प्रीफेचिंग। मॉडर्न सीपीयूज रियल टाइम में मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को इंस्पेक्ट करते हैं। अगर सीपीयू डिटेक्ट करता है कि आपका कोड मेमोरी को सीक्वेंशियली रीड कर रहा है, जैसे कि किसी कॉन्टिगुअस सी स्टाइल एरे या एएसटीडी वेक्टर के थ्रू इटरेट करना, तो प्रीफेचर प्रेडिक्ट करता है कि आपको आगे किन एन एड्रेसेस की जरूरत होगी, और इससे पहले कि आपका कोड एक्चुअली उनके लिए पूछे वह डीरैम से उन फ्यूचर मेमोरी ब्लॉक्स को फेच करना शुरू कर देता है। सीपीयू कैश हायरार्कीज। वॉन न्यूमन बॉटलनेक के खिलाफ अल्टीमेट डिफेंस और सबसे इंपॉर्टेंट मिटिगेशन मल्टी टीयर हार्डवेयर कैश हायरार्कीज का क्रिएशन था। सीपीयू एग्जीक्यूशन कोर्स को सिस्टम बस के जरिए सीधे मेन डीरैम से कनेक्ट करने के बजाय आर्किटेक्ट्स ने स्टैटिक मेमोरी, स्टैटिक रैम या एसरैम के छोटे और अल्ट्रा फास्ट पूल्स को सीधे सिलिकॉन डाई पर सीपीयू कोर्स के बगल में रख दिया। यह डायग्राम एक डुअल कोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डाई के लेआउट को दिखाता है और इसकी कैश हायरार्की को डिटेल में समझाता है। इसमें 2 सीपीयू कोर्स दिखते हैं जिनमें से हर एक के पास अपना खुद का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और डेडिकेटेड लेवल 1 और लेवल 2 कैश हैं। दोनों कोर्स एक सेंट्रलाइज्ड लेवल 3 कैश शेयर करते हैं जो सिस्टम बस के जरिए मेन सिस्टम मेमोरी से कनेक्ट होता है। एसरैम डीरैम की तरह लीक प्रोन कैपेसिटर्स का यूज नहीं करता, ये मल्टी ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स का यूज करता है। ये फिजिकली पर बिट काफ़ी बड़ा होता है और ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है, लेकिन यह 1 नैनोसेकंड के फ्रैक्शन में रिस्पॉन्ड कर सकता है। इन एसरैम पूल्स को लेयर्स में अरेंज करके, जैसे L1, L2 और L3 कैशेज, हार्डवेयर इंजीनियर्स ने एक मेमोरी हायरार्की बनाई है जिसे मेमोरी रिक्वेस्ट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर डेटा कैशे में मिल जाता है, जिसे कैशे हिट कहते हैं, तो सीपीयू को अपना डेटा कुछ ही क्लॉक साइकिल्स में मिल जाता है और वो फुल स्पीड पर काम करता रहता है। सिर्फ तब जब डेटा सभी कैशे लेयर्स में नहीं मिलता, जिसे कैशे मिस कहते हैं, सीपीयू को डीआरएम तक जाने के लिए पूरे 270 साइकिल की पेनल्टी चुकानी पड़ती है। सेक्शन ब्रेक समरी और व्हाट्स नेक्स्ट। वॉन न्यूमैन बॉटलनेक मॉडर्न कंप्यूटिंग की सेंट्रल फिजिकल रियलिटी है। सीपीयू की कंप्यूट कैपेबिलिटीज एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ी हैं, जबकि डीआरएम एक्सेस लेटेंसी काफ़ी पीछे छूट गई है, जिससे मेमोरी वॉल क्रिएट हो गई है। एक मॉडर्न 4.5 गीगाहर्ट्ज़ सीपीयू को 270 से ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स को देता है, जो लगभग 1000 प्लस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्लॉट्स के बराबर है हर बार जब इसे डीआरएम से एक अनकैश्ड वैल्यू लानी पड़ती है। लो लेवल कोड डिज़ाइन, कॉन्टिगुअस डेटा लेआउट्स और वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म सीधे तौर पर कंट्रोल करते हैं कि कोई सिस्टम कितनी बार इस लेटेंसी वॉल से टकराता है। इस बॉटलनेक को समझना हमारे C++ कोड को देखने के नज़रिए को बदल देता है। कोड की स्पीड अब सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपका प्रोग्राम कितने कैलकुलेशंस करता है, ये फंडामेंटली इस बारे में है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी एक्सेस को कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेज करता है। अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो चलिए हार्डवेयर सॉल्यूशन को देखते हैं। सेक्शन 16.2 में हम हार्डवेयर कैशे हायरार्कीज में गहराई से जाएंगे। ये एक्सप्लोर करेंगे कि L1, L2 और L3 कैशेज अंडर द हुड कैसे काम करते हैं, कैशे लाइंस कैसे ऑपरेट करती हैं और हम मैक्सिमम कैशे परफॉर्मेंस पाने के लिए अपने कोड को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं।